Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with an important topic of IPC. In the last previous class, I have already discussed the various explanation given under section 20, 21, 22, 23 and much more. In today's class, we will further discuss the various explanations, various definitions that are remaining. आज की जो क्लास है हमारी उसमें हो सकता है कि सिर्फ एक फ्रॉडेंटली हम करें या जो भी हमारे जितने भी तकरीबन हाफ एन आवर में जितना भी एक लेक्चर कंप्लीट हो पाता है मैं उतना ही डेफिनेशंस कवर करवाऊंगी। और जो मेरे चैनल का नाम पहले लॉ स्कॉलर एंड लीगल इशू था, फिर उसको लॉ स्कॉलर किया, लेकिन अब दोबारा से लॉ स्कॉलर एंड लीगल इश्यूज़ किया गया क्योंकि काफ़ी जो है स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि पहले वाला जो नाम था जब हम सर्च करते हैं तो लॉ स्कॉलर से सर्च नहीं होता, तो लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज से सर्च होता है। तो मैम प्लीज़ आप उसे वापस वही नाम दे दीजिए। तो मैंने भी वही नाम दे दिया। आई होप आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस तो हुई होगी, लेकिन चलो जैसे भी है, देर आए दुरुस्त आए, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली, और ये दो ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, चाहे वो आईपीसी का हो चाहे जूरिस्प्रूडेंस का हो, अगर आप कंटिन्यूटी में उसे तैयार करते हैं और डेली जो उसे रिवाइज भी करते हैं, प्रीवियस जो है लेक्चर अगर उसे आप रिवाइज कर पाते हैं तो उससे क्या है कि आपकी मेमोरी में वो जो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने पहले आपको समझाया था उसके अंदर लास्ट क्लास में कि जो इंटेंट का मतलब है इंटेंशन होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है वो इंटेंशन के साथ उसे मूवेबल माना जाएगा। जो कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी होगी, कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी का मतलब जिसके साथ कोई मॉनेटरी वैल्यू जो अटैच हो। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब रुपए की अटैचमेंट जिसके साथ हो, जिस चीज़ का कोई वैल्यू लगे, जिसका कोई मूल्य हो, ऐसी प्रॉपर्टी को आप मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। जो प्रॉपर्टी ज़मीन के साथ अटैच ना हो परमानेंटली, उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो आपने ज़मीन पर अटैच कर दी है, जैसे आपने जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पर जो पंप होते हैं वो ज़मीन से अटैच होता है। जब उसको हटा दिया जाता है और पाइप अलग कर ली जाती है तो वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। और जो सेक्शन 3 का क्लोज 36 है जनरल क्लोजेज एक्ट का, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तो वहाँ भी उसकी सेम ही डेफिनेशन है। टीपीए में भी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में वर्णन है। टीपीए मीन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब उसकी टर्न आएगी तब उसके अंदर और भी डीपली उसको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि वैसे टीपीए जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डील करता है, और जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डील करता है। जो कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जिसकी कोई बॉडी हो, बॉडी का मतलब जिसको आप टच कर सके, जिसको आप देख सके, जिसको महसूस कर सके। लेकिन जो इनकॉर्पोरेल होता है, जैसे कॉपीराइट वगैरह होते हैं, ट्रेडमार्क्स एक्ट होते हैं, इनमें जो हमारे राइट्स होते हैं वो क्या अटैच, वो वैसे दिखाई नहीं देते, वो पेपर्स पर होते हैं, वो हमारे माइंड के अंदर ही उसकी क्वालिटी होती है। तो कुछ एक जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट में, जजमेंट्स के बाद ये कहा गया कि जो गुड्स हैं, मनी है, जो डेप्ट्स है, मॉर्टगेज के रिगार्डिंग, प्रोमिसरी नोट्स है, राइट टू रिकवरी, मेंटेनेंस अलाउंस है, रॉयल्टी है मशीनरी की, ये सारी जो परमानेंटली अटैच ना हो अर्थ के, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होती हैं। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, जिसमें अनलॉफुल मीन से कुछ गेन हुआ हो। गेन का मतलब है हमने कुछ फ़ायदा लिया हो, लेकिन उस फ़ायदे के साथ साथ दूसरे व्यक्ति को लॉस भी हुआ हो। जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो फ़ायदा आप तो ले रहे हो, लेकिन उसी वजह से किसी और को घाटा हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है अनलॉफुल तरीके से, तो वो क्या है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस है। हालांकि जो व्यक्ति लीगली एंटाइटल होगा, अगर उसका लॉस अगर आप करते हो तब वो रॉन्गफुल गेन माना जाएगा। जो व्यक्ति खुद एंटाइटल नहीं था किसी प्रॉपर्टी का और आपने उससे जो है गेन प्राप्त कर लिया, तो वो क्या है, रॉन्गफुल लॉस में काउंट नहीं होगा। इसी तरह गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, वही चीज़ है कि गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब है जो चीज़ आपने ले ली, जो प्रॉपर्टी आपने ले ली, जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपने ले ली, उसको आपने काफ़ी समय तक रिटेन कर लिया, अपने पास संभाल के रख लिया और उसे एक्वायर कर लिया, ग्रैंड कर लिया गलत तरीके से। तो इस तरह से जो आपके काफ़ी समय तक रिटेन कर लेते हो और एक्वायर करते हो, तो वो क्या है, गेनिंग रॉन्गफुली हो जाएगा, लूजिंग रॉन्गफुली हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें एक लैंडमार्क केस है के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें जो एक व्यक्ति था वो हेलीकॉप्टर को लेके चला जाता है और उसके बाद रॉन्गफुल तरीके से कुछ टाइम के लिए वो उसे एक्वायर करता है, तो वो रॉन्गफुली गेन में काउंट होगा, गेनिंग रॉन्गफुली की। तो इसके अंदर कोर्ट ने यही बात कही कि वो उसमें जो है लायबल माना गया थेफ्ट के लिए, क्योंकि थेफ्ट के अंदर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये कंडीशंस होती हैं।
उसके बाद बात आती है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है ऑनेस्टी का ऑपोजिट होता है, ईमानदारी का ऑपोजिट यानी कि बेईमानी। जबकि कोई वर्क हम करते हैं जिससे बेईमानी हो, कोई प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी का गेन हो रहा हो और वो गेन जो है गलत तरीके से रॉन्गफुल हो रहा हो, और उस रॉन्गफुल गेन अगर आपको मिला है या रॉन्गफुल लॉस अगर आपको मिला है, वो उसके पीछे आपकी इंटेंशन भी थी, आपकी इच्छा भी थी कि आप वो एक्ट करोगे और उससे आपको ये गेन होगा। तो जब तक उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होता तो वो जो डिसऑनेस्टली की कैटेगरी में नहीं आता। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रॉपर्टी वैल्यू होना चाहिए, गेन और लॉस मस्ट बी रॉन्गफुल होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है मेनली वो स्टार्ट होता है फ्रॉडेंटली से। फ्रॉडेंटली का मतलब होता है कि कोई भी आप ऐसी थिंक को फ्रॉडेंटली बोलोगे अगर वो थिंक करने के पीछे आपकी इंटेंशन थी। डिफ्रॉड का मतलब धोखा देने की, डिसीट करने की, किसी को धोखा देने की जब आपकी इच्छा थी और आपने इच्छा के साथ उसको धोखा दिया तो वो क्या है, फ्रॉडेंटली काउंट होगा, बट नॉट अदरवाइज। इसके अलावा कोई भी एक्ट जो है वो फ्रॉडेंटली में काउंट नहीं होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए टू डिफ्रॉड का मतलब डिसेप्शन का। जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है फ्रॉडेंटली का उसमें ये है कि हर एक जो भी व्यक्ति है उसको डिफ्रॉड करना है। डिफ्रॉड का मतलब डिसीट करना है, धोखा देना है, तो उसके पीछे इंटेंशन भी होनी चाहिए। जो फ्रॉडेंटली का जो कंसेप्ट है वो जुडिशियल डिसीजन से उसके दो प्रिंसिपल जो है जो प्रोपाउंड नहीं किए गए हैं, एक्सपोनेंट्स में आए हैं। दो प्रिंसिपल माने गए हैं कि कौन कौन से वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो जो आपने एक्ट किया, कंडक्ट किया, जो फ्रॉडलेंट के करने के लिए, फ्रॉडलेंट के लिए जो एक्ट और कंडक्ट आपके जो आपने कार्य किया या आपने कोई भी कंडक्ट, जैसे आपको किसी ने कहा कि कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसकी वैल्यू लगनी है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या है, तो जिस व्यक्ति के पास वो प्रोडक्ट है वो कहता है कि वो ए व्यक्ति खड़ा है, वो अगर बता देगा कि इसकी वैल्यू ये है तो मैं वही मान जाऊंगा। तो वो जो व्यक्ति है जिसके वो प्रोडक्ट है वो उस वैल्यू उसको इशारा करता है कि आप उसमें वैल्यू बताइए, वो उसमें हाँ कर देता है। मान लो 200 रुपीज़ की वैल्यू, वो उसमें इशारे से हाँ कर देता है, तो वो भी क्या है, अगर उसमें इंटेंशन थी फ्रॉड करने की तो उसके रिगार्डिंग जो है वो भी लायबल माना जाएगा। पहला एलिमेंट है कि जो फ्रॉडेंटली का पहला एलिमेंट होगा उसमें ये होगा कि या तो उस वहाँ पर डिसेप्शन हुआ है या डिसीट हुआ है, धोखा दिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, या वहाँ पर इंटेंशन थी डिसीव करने की, या सिर्फ में सीक्रेसी, सिर्फ जो बात बतानी थी, जो बात हमें डिस्क्लोज करनी थी, जो बात हमने सभी के सामने रखनी थी, हम उस बात को छुपा कर रखते हैं तो वो क्या होगा, सीक्रेसी हो जाएगा। और मेयर सीक्रेसी भी कई मामले में जो फ्रॉडलेंट हो जाता है। पहला एलिमेंट में क्या आएगा, डिसेप्शन, डिसीव्स या इंटेंशन टू डिसीव, और थर्ड आएगा सीक्रेसी इन सम केसेस, कुछ केसेस में सीक्रेसी आ जाएगी। डिसेप्शन का मतलब होता है मिसलीड करना। डिसेप्शन का मतलब किसी व्यक्ति को गलत डायरेक्शन में भेजना, मिसलीड कर दिया उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति को जो काम करना था उसके रिगार्डिंग उसने मिसलीड कर दिया जिससे कि वो उस पर जजमेंट नहीं कर पाया। जैसे मान लो आप बाज़ार में प्रोडक्ट लेने गए, आपने एक तो वहाँ पर लखानी के शूज़ देखे और एक आपने सिंपल, जो शॉपकीपर था उसने आपको मिसलीड कर दिया कि जो लखानी के हैं वो सिर्फ एक ब्रांड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी चीज़ अच्छी नहीं है, और उसके बदले जो आपको दूसरी चीज़ लेनी चाहिए, तो उसमें वहाँ पर आप मिसलीड हो गए और आपने लखानी की बजाय दूसरी जो है सिंपल जो ब्रांड था उसके शूज़ ले लिए और 2 दिन के बाद ही वो फट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है कि डिसेप्ट किया गया, आपको जो मिसलीड करा गया, तो उसे डिसेप्शन बोलेंगे। जो एक्ट सीरियस है व्यक्ति का, जो एक्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया उसके पीछे उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए। अगर मान लो आप शू लेने गए लखानी का, आप दूसरा लेके आए, लेकिन उसके पीछे उस व्यक्ति की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, इच्छा नहीं थी कि वो आपको फ्रॉड करना चाह रहा था कि अगर आप लखानी के नहीं लोगे तो आपको लॉस हो, या वो आपको सिर्फ एक वैसे ही अपना व्यू उसने रखा था कि लखानी के सिर्फ ब्रांड है और उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, दूसरे शूज़ की ज़्यादा है, और आपने सिर्फ उसी के ऊपर जो है अपना डिसीजन ले लिया, तो उसमें जो है उनका जो एक्ट था, उस व्यक्ति का जो एक्ट था वो इंटेंशनल नहीं था। इसी तरीके से जो मिसलीड किया गया वो किसी भी तरीके से हो सकता है, डायरेक्टली भी आपको कोई मिसलीड कर सकता है, इनडायरेक्टली भी आपको कोई मिसलीड कर सकता है, सीधे तरीके से आपको कह दिया या उसने किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो आपको मिसलीड किया। उसके बाद हो सकता है कि वो ओरली आपको बोलकर मिसलीड करे या आपको कुछ लिख कर दे दे कि आप ऐसा एक्ट कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लिखकर आपको मिसलीड कर रहा है कि मैं आपको लिखित में जो है इस जो सिंपल ब्रांड के शूज़ है और लिखित में कुछ देता हूँ, तो वो जो है व्यक्ति मिसलीड हो जाता है कि लिखित एक बहुत बड़ा प्रूफ है। तो कोई भी तरीका हो सकता है जिस तरीके से आप किसी व्यक्ति को मिसलीड करते हो तो वो क्या डिसेप्शन की कैटेगरी में फाउंड होगा। उसी तरीके से कह रहे हैं कि पफिंग ऑफ गुड्स। पफिंग ऑफ गुड्स का मतलब होता है जो मार्केट में गुड्स होते हैं उसके रिगार्डिंग दुकानदार अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग तरह के उसके बारे में अच्छी बातें बताता है, तो वो पफिंग ऑफ गुड्स है, वो डिसेप्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन कई बार क्या है कि पफिंग ऑफ गुड्स है वो भी डिसेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि कुछ एक ऐसे मामले होते हैं
जहाँ पर एक स्टेटमेंट की वजह से ही कोई क्वालिटी और क्वांटिटी में समझौता करना पड़ जाता है, तो उस टाइम पर जो पफिंग ऑफ गुड्स है वो जो डिसेप्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है, वैसे डिसेप्शन, पफिंग ऑफ गुड्स वैसे डिसेप्शन में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई एक्सग्रेशन स्टेटमेंट देता है उसके रिगार्डिंग कि अपने जो सेल है प्रोडक्ट की वो करनी है, तो वो पफिंग ऑफ गुड्स होता है, वो जो डिसेप्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर एक जनरल प्रूडेंस मैन को सोचकर कोई एक्ट करना चाहिए। कोई भी सामान आप मार्केट से ला रहे हो, पैसा तो आप पे कर रहे हो, तो आपको वहाँ सोचना चाहिए कि क्या आप डिसेप्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे। लेकिन कई बार क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी क्वालिटी और क्वांटिटी के रिगार्डिंग आपको बता रहा है कि ये जो है पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वालिटी है, ये इनकी इस जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसको मैंने पूरी मात्रा में तोल दिया है, लेकिन वो चीज़ जो अभी तक पूरी तरह से तोली नहीं गई है या उसमें कोई कमी रह जाती है, तो वो क्या है, डिसेप्शन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति से आपने कहा कि मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति 2 किलो चीनी या 4 किलो चीनी तोल के आपको कह देता है कि मैंने 5 किलो चीनी जो है वो तोल के दे दी है, तो वो क्या है, पफिंग ऑफ गुड्स के मैटर में वो डिसेप्शन का मामला हो जाएगा, और यहाँ पर वो है फ्रॉड में काउंट होगा, डी फ्रॉड काउंट होगा, और यहाँ पर उसकी इंटेंशन भी मानी जाएगी। तो कई बार जो है पफिंग ऑफ गुड्स है वो भी डिसेप्शन की कैटेगरी में फॉल कर जाता है, लेकिन मोस्टली जो है ये फॉल नहीं करेगा, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, उस मामले में ये फॉल कर सकता है क्वालिटी और क्वांटिटी के मैटर में। अगर ये अप्रूव कर देता है कि उसकी जो इंटेंशन थी उसकी वो सिर्फ फ्रॉडुलेंट करने की थी, उसको सिर्फ धोखा देने की थी, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है डिसीव करना चाह रहा था लेकिन वो फेल हो जाता है, तब वो फ्रॉडेंटली की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वो एक्ट जो है किया हुआ होना चाहिए। सीक्रेसी का मतलब होता है नॉट टू डिस्क्लोज। इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट फर्स्ट एलिमेंट का बताया था कि सीक्रेसी, आपको मान लो कोई चीज़ बतानी थी, एक सरकारी कर्मचारी है, उसको कोई चीज़ डिस्क्लोज करनी थी किसी दूसरे व्यक्ति को, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करता, बताता नहीं है, उसको सीक्रेट रख लेता है, तो वो भी क्या है, फ्रॉडेंटरी की कैटेगरी में आ जाएगा। बट इन सम केसेस कीपिंग समथिंग सीक्रेट में ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड। कुछ मामलों में फ्रॉड होगा, जैसे कि एक लॉ के द्वारा इम्पोज करी गई किसी व्यक्ति पे की वो ड्यूटी थी कि उसको डिस्क्लोज करना है, कि मान लो आप कोई भी मकान बेच रहे हो और आपको वहाँ पर आपकी ड्यूटी बनती थी कि उस मकान को सेल करते समय उसके जो उसके रिगार्डिंग जो उसके ऊपर लोन वगैरह है वो आप सामने वाली पार्टी को बताओ, लेकिन आप वो नहीं बताते हो, तो वहाँ पर आपकी इंटेंशन थी डिसीव करने की, ये माना जाएगा कि आपने जो सीक्रेसी करी है वो डिस्क्लोज करना जरूरी था, लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो मैटर जो है फ्रॉडेंटली की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। जो सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट में तो 3 इंग्रेडिएंट्स हो गया, डिसेप्शन हो गया, इंटेंशन होगी और मियर सीक्रेसी हो गया। सेकंड एलिमेंट कहता है कि जो इंजरी है वो मस्ट भी एक्चुअल होनी चाहिए, जो आप इंजरी दे रहे हो, जो चोट आप पहुंचा रहे हो, वो जो एक्चुअल में चोट होनी चाहिए उस व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया लेकिन उससे कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं, आपने वैसे ही कोई स्टेटमेंट दे दी, उस स्टेटमेंट की वजह से उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो है फ्रॉडुलेंट नहीं काउंट होगा। सेकंड चीज़ ये कह रहा है कि जब आपने किसी को इंजरी करना चाह रहे थे डिसीव के द्वारा, धोखा देने के बारे में के थ्रू, जो आपको किसी को इंजरी करना चाह रहे थे, उसी पॉसिबिलिटी देगी वहाँ पर इंजरी हो सकती है, और तो उस मैटर में भी फ्रॉडेंटली हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें आपको बतानी थी अगले व्यक्ति को रिस्क ऑफ इंजरी के मामले में, कि अगर आप ये एक्ट करोगे, आप अगर बाइक लेते हो तो इस बाइक का ये ब्रेक फेल है, और अगर आप ये बाइक लेते हो तो आपका जो है इसमें रिस्क है, लेकिन आप वो नहीं बताते हो अगले व्यक्ति को, और वो व्यक्ति वो बाइक खरीद के उससे स्टार्ट करके चला जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ आप फ्रॉडेंटली में काउंट हो जाओगे और आपका जो है वो एक्ट फ्रॉडेंटली माना जाएगा। तो कोई भी ऊपर वाले में से जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट जो हैं फर्स्ट के जो 3 थे वो और सेकंड के, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई एक भी अगर होता है तो डिसीव की कैटेगरी में आ जाएगा, फ्रॉडेंटली की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ इस लाइन में जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा है इसका मतलब है सेकंड एलिमेंट। उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं कि कई हम जब मोस्टली पढ़ते हैं डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली को, इसको हम सेम ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। सबसे पहली चीज़ है डिसऑनेस्टली जो है वो डेविएट फ्रॉम ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का एक ऑपोजिट वर्ड है, इंडियन पिनल कोड में इसका एक टेक्निकल मीनिंग दिया गया है। इसका मतलब होता है इंटेंशनल एक्ट, एक इंटेंशन होनी चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, रॉन्गफुल गेन होना चाहिए, रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए। फ्रॉडेंटली का मतलब है सिर्फ इंटेंशन है डिफ्रॉड करने की, उसमें ना कोई रॉन्गफुल गेन का मतलब है ना कोई रॉन्गफुल लॉस का मतलब है, वहाँ पर सिर्फ एक इंटेंशन है कि आपने दूसरे व्यक्ति को डिफ्रॉड करना चाह रहे थे, आपको दूसरे व्यक्ति को डिसेप्ट करना चाह रहे थे। डिसऑनेस्टली जो है सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया, जिसको हम डीपली पढ़ चुके हैं। ये इसमें से इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए। पहला इंटेंशन है डिसऑनेस्टली में, सेकंड रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। और सेक्शन 25 में वही है कि इंटेंशन टू डिफ्रॉड होना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है, बट नॉट अदरवाइज, इसके अलावा कोई दूसरा एक्ट नहीं माना जाएगा।
इंटेंशन जो है मस्ट बी टू कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। जो इंटेंशन है किसी व्यक्ति की, उसमें खुद को गलत तरीके से कुछ फ़ायदा लेना है और दूसरे को नुकसान देना है, तो वहाँ पर जो है डिसऑनेस्टली माना जाएगा। इंटेंशन टू डिफ्रॉड अदर, इसमें क्या है, दूसरे व्यक्ति को ही डिफ्रॉड किया जा रहा है, खुद का उसमें कोई भी लॉस नहीं है। जो डिसऑनेस्टली होता है उसमें जो है पेक्यूनरी का मतलब रुपए से जुड़ा हुआ कोई लॉस या फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉडेंटली में आपका हमेशा पेक्यूनरी वैल्यू ही हो। कई बार हम किसी को गलत एक्ट के लिए भी डिफ्रॉड कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं कि रुपए की कोई मात्रा जुड़ी हुई हो। डिसऑनेस्टली में जो है इनोसेंट व्यक्ति, आम जो एक निर्दोष व्यक्ति है, वो भी डिसऑनेस्टी कर सकता है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती। कई बार जो है कोइंसाइड भी कोई डिसऑनेस्ट एक्ट हो जाता है कि मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति का कोई पेन था, वो अच्छा चल रहा था और हमारा पेन जो है वो ख़त्म हो चुका था उसका रिफ़िल, तो हम क्या करते हैं कि जानबूझकर अगले को वो पेन दे देते हैं और उसके बदले दूसरा पेन ले लेते हैं, या जो है गलती से हम दूसरे का पेन ले आते हैं और अपना फ़ायदा करने की उसमें सोचते हैं, इंटेंशन हो जाती है कि चलो इससे फ़ायदा कर लेते हैं। कोइंसाइड था यहाँ पे हो सकता है इंटेंशन नहीं थी, लेकिन कई बार क्या है कि बिना इंटेंशन के वहाँ भी डिसऑनेस्टी माना जाता है। फ्रॉड और इनोसेंस जो है वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। जब आपने फ्रॉड किया है तो आपकी इंटेंशन होगी तभी फ्रॉड करोगे, वहाँ आप इनोसेंस का जो एक डिफेंस है वो नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रॉड खुद ही जो है डिसेप्शन में काउंट होता है। डिसीट जो है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है डिसऑनेस्टली के, लेकिन फ्रॉडेंटली में डिसीट जो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिसीट है, डिसेप्शन है, इंटेंशन टू डिफ्रॉड है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, जब एग्जाम में आते हैं तो ये जो आप डिफरेंसेस जो है लिख सकते हो। और सेक्शन 24 का डिफाइन कर रहा है, सेक्शन 25 डिफाइन कर रहा है, ये लिखना जरूरी नहीं है। बाकी इसके अलावा जो पॉइंट्स है वो आप अच्छे से लिख सकते हो, जिससे आपके जो मार्क्स है काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे। अब हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि डिसऑनेस्ट एक्ट कौन से होते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्ट कौन से होते हैं, कौन से एक्ट डिसऑनेस्ट भी और फ्रॉडुलेंट भी, और कौन से ऐसे एक्ट हैं जो सिर्फ फ्रॉडुलेंट की कैटेगरी में आते हैं, डिसऑनेस्ट में नहीं आते, और जो कुछ ऐसे एक्ट्स हैं ना तो वो डिसऑनेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और ना फ्रॉडुलेंट की। ये एग्जांपल्स जो है एक एक वर्ड इनका इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड को इसको समझना जरूरी है। ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड। ए क्या करता है कि कुछ वस्तु जो है जेड से जुड़ी हुई थी, जेड की थी, वो जेड से ले लेता है, जेड के पोजेसन से, कब्जे से, बिना जेड की कंसेंट के, विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट। उसकी इच्छा थी कि वो उसको अपने पास रखे, until he obtains money from Z as a reward for his restoration। जब तक कि वो जेड से उस चीज़ को ढूंढने के बदले में कुछ जो है रिवार्ड, कुछ जो है इनाम ना ले ले, यानी कि इनाम लेने के लालच में यहाँ पर वो उसकी जेड की पोजीशन से कोई चीज़ ले लेता है बिना कंसेंट के। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए ए डज नॉट डिसीव जेड, यहाँ जेड को वो डिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं है उसको धोखा देनी, उसकी इंटेंशन सिर्फ ये है कि इसके बदले वो कुछ रिवार्ड ले सके। तो यहाँ पर डिसीव नहीं कर रहा जेड को और एनीबॉडी, किसी दूसरे व्यक्ति को। ही मे इवन टेल दैट ही हैज़ गॉट द आर्टिकल इन क्वेश्चन एंड इफ यू वांट टू गेट बैक सच आर्टिकल मस्ट गिव सम रिवार्ड। हालांकि इसमें वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता भी है कि अगर आपको, मैं ये जो आपकी चीज़ है ये मैं ले रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो आपको इसके बदले मुझे कुछ इनाम देना पड़ेगा। जो आर्टिकल है, जो वस्तु है, इसमें जो विवादों में है इस क्वेश्चन में, उसमें अनलॉफुल मैनर यूज़ हुआ है, एज द लॉ डज नॉट अलाउ द आर्टिकल विच बिलोंग्स टू बी टेकन जेड्स पोजीशन विदाउट अ कंसेंट। क्योंकि ये मैनर जो है अनलॉफुल है, क्योंकि लॉ ये नहीं कहता कि किसी दूसरे की वस्तु आप बिना उसकी इच्छा के, बिना उसके परमिशन के उसके पोजेसन से ले लो, तो ये अनलॉफुल मैनर तो है। इट हैज़ बिन टेकन आउट ऑफ सच पोजेसन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड एंड रॉन्गफुल गेन टू। यहाँ पर उसकी इंटेंशन, उसका जो है ये इंटेंशन भी मानी जा सकती है कि वो जो है दूसरे को घाटा कर रहा है, नुकसान कर रहा है। जब उसने जेड से वो चीज़ ले ली तो जेड के तो हाथ से वो चली गई, जेड को तो लॉस हुआ, लेकिन जो यहाँ पर उसको जो फ़ायदा पहुंच रहा है तो रॉन्गफुल गेन हुआ उसको। सच रिमूवल इज़ डन डिसऑनेस्टली, ये जो चीज़ है ये डिसऑनेस्टली मानी जाएगी, क्योंकि इसमें रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुल लॉस और इंटेंशन भी है। बट दिस एक्ट कैन नॉट बी सेड टू बी फ्रॉडेंटली, इस एक्ट को फ्रॉडेंटली नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये फ्रॉडेंट एक्ट नहीं है, इसकी इंटेंशन नहीं थी फ्रॉड करने की, धोखा देने की। तो सिंस देयर इज़ नो डिसेप्शन है एंड नो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नो कंसीलमेंट है। जब आप फ्रॉडेंटली की बात कर रहे हो तो अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करना, गलत तरीके से किसी को कह देना कि मैं पुलिस का बड़ा अधिकारी हूँ, वो भी डिसेप्शन है। कंसीलमेंट कि मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ और मैं बता नहीं रहा कि मैं छोटा कर्मचारी हूँ, वो भी क्या है, डिसीजफुल मैनर है। और ये सारे के सारे एक्ट यहाँ पर नहीं हैं, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर नहीं हैं, तो यहाँ पर आप ये मानोगे कि यहाँ पर डिसऑनेस्ट एक्ट हुआ है, फ्रॉडेंट एक्ट नहीं हुआ। डिसऑनेस्ट एक्ट के दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
ए फाइंड्स ए वैल्यूबल रिंग्स नॉट नोइंग टू होम इट बिलोंग। ए को एक कीमती अंगूठी मिलती है, इसको नहीं पता कि वो किसकी है। ए सेल्स इट इमीडिएटली। ए क्या करता है, बिना कुछ सोचे हुए, डिस्कवर करे हुए, उस मालिक को ढूंढे बिना ही वो उसको सेल कर देता है। ये एक डिसऑनेस्ट एक्ट है, क्योंकि यहाँ उसको रॉन्गफुल गेन हुआ और दूसरे व्यक्ति जिसकी वो रिंग थी रॉन्गफुल लॉस हुआ। और अगर वो ऐसा एक्ट करता है तो वो क्या है, उसकी इंटेंशन थी। तो यहाँ पर सेल विदाउट एनी अटेम्प्ट टू डिस्कवर द ओनर लॉफुल है। ए सेल्स इट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ, अपने आप को फ़ायदा देना चाह रहा है, डिसऑनेस्ट एक्ट है। बट ये फ्रॉडेंट एक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ इसकी इंटेंशन नहीं थी किसी दूसरे को धोखा देने की, उसको पता ही नहीं है ये चीज़ किसकी है, तो किसी को धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, ए परचेज अ वॉच। ए क्या करता है, एक घड़ी खरीदता है, बाद में उसको पता चलता है इट इज़ ए स्टोलन प्रॉपर्टी, ये एक चोरी की वस्तु थी। एंड ही कंटिन्यूज टू कीप इट, और ये लंबे समय तक अपने पास रखता है विद हिम आफ्टर सच नॉलेज, चीज़ को जानकर। उसे पता है कि ये चोरी की चीज़ है, फिर भी उसको लंबे समय तक अपने पास रखता है। जो रिटेंशन है, अपने पास रखता है वो काफ़ी समय तक, वो क्या डिसऑनेस्ट है। इट इज़ अनलॉफुल, यह जो है अनलॉफुल भी है, गलत भी है, और इसका ऑब्जेक्ट था रॉन्गफुल गेन करना, गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी से फ़ायदा लेना। तो यहाँ पर आप उसे जो है डिसऑनेस्ट एक्ट बोलोगे। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं डिसऑनेस्ट एक्ट का। ए मीट जेड ऑन द हाई रोड, एक रोड पर ए जेड को मिलता है, उसको पिस्टल दिखाता है, जेड का पर्स की डिमांड करता है। जेड जो है उस डर में कंसिक्वेंस, यानी कि उस मृत्यु के परिणाम से डरते हुए उसको पर्स दे देता है। जो थ्रेट है, जो धमकी है पर्सनल सेफ्टी की ऑफ जेड की, कंसिक्वेंस वी गिव इज पर्स इज़ रियल एंड नॉट अ फॉल्स थ्रेट टू डिसेप्शन। यहाँ पर झूठी धमकी नहीं थी, यहाँ किसी प्रकार का धोखा नहीं दिया गया था, उसको जो है एक्चुअल में करके दिखाया गया था। तो जिस मैनर में जेड ने ये एक्ट किया, तो जेड के मेड टू गिव हिज पर्स अनलॉफुल मैनर में ये जो जेड से पर्स लिया गया, अनलॉफुल मीन से रॉन्गफुल गेन हुआ, ए को रॉन्गफुल लॉस हुआ जेड को, तो ये एक्ट भी जो है डिसऑनेस्ट होगा, बट फ्रॉडुलेंट नहीं होगा। अब बात आती है फ्रॉडुलेंट एक्ट की। रिमूवल, कंसीलमेंट और ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर इन इंटेंटली देयर टू प्रिवेंट दैट प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर इन फ्रॉम बीइंग टेकन फॉरफीचर ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ फाइन। एक व्यक्ति गलत तरीके से प्रॉपर्टी को छुपाता है या किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है, और ये जो ट्रांसफ़र वो इस वजह से कर रहा है कि उसे जो फॉरफीचर यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जब्त ना हो जाए। कोर्ट में मान लो डिसीजन आता है, तो कोर्ट कह देता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी जब्त होगी, तो उसे लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी जब्त ना हो जाए, इसलिए वो क्या करता है, किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, उसको प्रॉपर्टी को छुपा लेता है और इस प्रॉपर्टी को वहाँ से हटा देता है। तो वो क्या है, फ्रॉडुलेंट एक्ट। इंटेंशन है यहाँ पर डिफ्रॉड करने की, किसको, सेंटेंसेस विद बाय प्रोनाउंस, वही है कि अथॉरिटी को डिफ्रॉड करने की, कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और ऑर्डर में उसकी प्रॉपर्टी जो फॉरफीचर हो जाएगी, या जो उसकी प्रॉपर्टी को है जो फाइन के तौर पर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर वो जानबूझकर एक्ट कर रहा है, उसकी इंटेंशन है, फ्रॉडुलेंट एक्ट है, क्योंकि वो कोर्ट को मिसलीड कर रहा है, कोर्ट को गुमराह कर रहा है, और कोर्ट को जब गुमराह करने की बात आ रही है तो यहाँ पर वो फ्रॉडुलेंट एक्ट को कर रहा है। तो इसके बाद आप मान के चलोगे कि फ्रॉडुलेंट एक्ट का मतलब है कि इंटेंशन होनी चाहिए, उसको धोखा देने की, कोई धोखा देने का इंग्रेडिएंट्स उसमें होना चाहिए, डिसीटफुल मैनर होना चाहिए, डिसेप्शन होना चाहिए, कंसीलमेंट कर लिया गया, ट्रांसफ़र कर लिया, यानी कि इंजरी दे रहा है एग्रीड पार्टी, यानी कि कोर्ट जो है उसको वो इंजरी देना चाह रहा है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि ये जो है फ्रॉडुलेंट एक्ट है। ए क्या करता है, काउंटरफिट मार्क्स है, एक झूठा निशान बनाता है आर्टिकल पर, उसकी इंटेंशन है कि वो लोगों को धोखा दे सके। मान लो उसने शूज़ की एक शॉप खोली या कंपनी है उसकी, उसमें वो जो है बाटा के सिंबल बना रहा है शूज़ पर, कि जिससे लोगों को ये लग सके कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कंपनी का है। तो यहाँ पर उसका जो टारगेट है वो डिसीट करने का टारगेट है, उसकी ये इच्छा है कि वो लोगों को डिसीट कर सके कि किस प्रकार से जो चीज़ों को फूल बनाकर वो अच्छी कमाई कर सकता है। तो यहाँ उसका डिसीटफुल मैनर है, तो ये एक्ट जो है उसका फ्रॉडुलेंट एक्ट माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर किसी प्रकार का रॉन्गफुल गेन और लॉस नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंशन तो है फ्रॉड करने की, इसलिए ये फ्रॉडुलेंट एक्ट है। उसके बाद अगला है कि जो इश्यू कर रहा है एक फॉल्स स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी सर्कुलेटेड टू डिसीव द पब्लिक एंड इंटेंडेड टू इंड्यूस देम टू इन्वेस्ट देयर मनी। एक कंपनी है, वो लोगों को एक गलत जो है लाइन शो कर रही है या गलत रिपोर्ट भेज रही है कि एक कानूनी आपके ऊपर प्रेशर है, कानूनी एक आपके ऊपर सैंक्शन है, कानूनी ये रोल है कि आपको जो है ये एक्ट करना पड़ेगा। तो कानून के बिहाफ में स्टैट्यूट एक्ट के स्टैट्यूट रिपोर्ट के बिहाफ पर ये लोगों को कह रहा है कि अगर मान लो इस तरीके से अपना पैसा इसमें लगाते हो तो आपको इतना बेनिफिट मिल सकता है। उस मामले में
जो है वो लोगों को डिसीट कर रहा है, लोगों को रुपया लगाने के लिए उकसा रहा है कि लोग जो है उसमें रुपया लगा सकें। तो इस तरीके से ये एक उसका फ्रॉडुलेंट एक्ट है, क्योंकि उसको तो रॉन्गफुल गेन हो रहा है, रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, इंटेंशन भी है यहाँ पर उसकी। रॉन्गफुल गेन और लॉस जो शो नहीं हो रहा कि उसको कितना रॉन्गफुल गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना सके, लोगों को धोखा दे सके, तो यहाँ पर एक फ्रॉडुलेंट एक्ट माना जाएगा। जो प्रोडक्शन एक फोर्स्ड बॉन्ड, एक कोई धोखाधड़ी से बनाया हुआ कोई एक्ट है, धोखाधड़ी से बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट जो है किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट को धोखा देने के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो है एक्चुअल में असल है। तो यहाँ पर वो किसी मनी की रिकवरी के रिगार्डिंग, या वो ऐसी कोई चीज़ों को वहाँ पर लाना चाह रहा है कि जिससे उसको बेनिफिट मिल सके। तो इंटेंशन उसकी यहाँ है कि कोर्ट को वो धोखा दे सके, और कोर्ट अगर उस डॉक्यूमेंट पर विश्वास कर लेती है तो वो क्या है, एक फ्रॉडुलेंट एक्ट माना जाएगा। एक्ट्स बोथ डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो डिसऑनेस्ट हैं और फ्रॉडुलेंट भी हैं। तो उन एक्ट्स के मामले में हम देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट्स हैं। बी मेक्स ए फॉल्स रिप्रेजेंट, बी ने अपने आप को फॉल्स प्रस्तुत किया, अपने आप को एक गलत रूप में प्रस्तुत किया कि वो एक पुलिस का अधिकारी है, और ही कैन हेल्प इन रिकवरिंग हिज, और वह जो है उसकी घड़ी ढूंढने में मदद कर सकता है अगर वो उसे कुछ मनी दे दे। तो यहाँ पर एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है। पहला तो वो फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी इंटेंशन है डिफ्रॉड करने की, और कह रहा है कि अगर वो कुछ रुपया उसे दे दे, तो अगर वो कुछ रुपया उससे लेगा तो रॉन्गफुल गेन हो रहा है उसे, और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। तो ये क्या है, फ्रॉडुलेंट एक्ट भी है और एक डिसऑनेस्ट एक्ट भी है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेटेंड्स टू बी इन सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव बी, एक अपने आप को एक सिविल सर्वेंट कह रहा है और उसकी इंटेंशन है बी को धोखा देने की, और डिसऑनेस्टली गलत तरीके से यहाँ बी को वो है इंड्यूस कर रहा है, गलत तरीके से बी को मजबूर कर रहा है कि वो उस बात पर समझे और उसको कुछ सामान दे दे जिसके बदले वो कुछ इनकम गेन कर सके। तो यहाँ पर उसको इनकम गेन हो रही है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है, और बी को जो है रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से जो इनकम गेन होगी, रॉन्गफुल लॉस होगी बी को, और इंटेंशनल है उसको धोखा देने की। तो ये दोनों के दोनों एक्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक्ट्स विच आर नीदर डिसऑनेस्ट नॉर फ्रॉड, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो ना तो डिसऑनेस्ट की कैटेगरी में आते हैं ना फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। तो जो डिसऑनेस्ट एक्ट है उसमें हम देख ही चुके हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसी तरीके से फ्रॉडुलेंट में एक्यूज्ड है वो क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता है बिना अथॉरिटी की। हालांकि जो गैजेटेड अथॉरिटी होती है वही डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता है बिना किसी अथॉरिटी के, और जब एग्जीक्यूट करता है तो उसके बाद वह प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करता है कि वो लोगों को ये दिखा सके कि वो जो प्रॉपर्टी है उसके अंडर है। तो जो अटेस्टेशन उसने किया है वो क्या है, फ्रॉडुलेंट नहीं है क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी, और डिसऑनेस्ट नहीं है क्योंकि उसको कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हो रहा। तो दोनों एक्ट जो है इसमें, ये जो एक्ट है दोनों की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। एक ने अच्छा एक अकाउंट बनाया बैंकर बैंक के साथ, बी हु इज़ एज फ्रेंड, बी जो उसका फ्रेंड था उसको नॉलेज थी कि यहाँ पर जो फोर्ज किया है ए का नेम चेक में, या तो वो अपने हैंड राइटिंग में कर रहा है या वो उसकी नकल कर रहा है, उसको पता है, उसकी पर इंटेंशन नहीं है कि वो डिफ्रॉड कर सके। तो ये जो एक्ट है वो ना तो फ्रॉडुलेंट की कैटेगरी में आएगा ना डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो खुद के ही अकाउंट में कर रहा है सब कुछ, तो उससे दूसरे को कोई लॉस नहीं हो रहा, ना उसको दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार का फ़ायदा हो रहा। तो इस तरीके से जो ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस और इंटेंशन जो थी ये काफ़ी हद तक रिलेट होती रहती है। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस और इंटेंशन ये जो है डिसऑनेस्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्रॉडुलेंट में इंटेंशन टू डिफ्रॉड है। और जो 378 जो होता है उसके अंदर क्या है कि जो आईपीसी का 378 जो है वो थेफ्ट से रिलेटेड है। वो कहता है कि whoever intending to take dishonestly any movable property, कोई व्यक्ति जिसकी इंटेंशन है डिसऑनेस्टली का इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा। जब डिसऑनेस्टली का इंग्रेडिएंट आ जाएगा तो इंटेंशन इसमें वैसे ही दिया हुआ है 378 में, तो डिसऑनेस्टली की बात आई, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का किसी के पोजेशन से ले लिया बिना उसकी कंसेंट के, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है बिना कंसेंट के ली जाएगी किसी के पोजेशन से, तो वो थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन कई बार ये भी होता है कि थेफ्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो फर्दर रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल और लॉस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन के बारे में आप ये मानो कोई एक इंग्रेडिएंट हो जाए तो अच्छा है, तो ऐसा कोई नहीं सिस्टम होता। दोनों इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति को लॉस होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि दूसरे व्यक्ति को उससे फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से जो आईपीसी का जो सिस्टम है, आईपीसी का जो ये सिस्टम है ये पूरी तरह से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर डिपेंड होता है कि आपको लाइबिलिटी उस पर पूरी होगी, किसी प्रकार आपके खुद के एक्ट पर ही सब कुछ
निर्धारित होगा। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जब बात आती है तो उसमें क्या है, मेंस डे का एक एक्सेप्शंस भी होता है। कई बार आपकी इंटेंशन नहीं होगी फिर भी आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तहत जो है वो दोषी ठहराया जा सकता है। और जब हमने बात करी थी उसकी फ्रॉडुलेंटली की, उसमें कहा था कि डिसीट होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए डिसीव की कुछ केसों में, और या सीक्रेसी हो। और कई बार क्या जो इंजरी है वो इंजरी पॉसिबल इंजरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको पता ही नहीं था कि इससे ये नुकसान हो जाएगा। तो उसको पहले पता होना चाहिए कि जो वो एक्ट कर रहा है उससे क्या क्या लॉस हो सकता है किसी व्यक्ति को और क्या क्या किसी को फ़ायदा हो सकता है। जब तक उसको ये सारी चीज़ पता नहीं होगी तब ये मान नहीं सकते कि जो इंजरी है उसकी उसे नॉलेज थी। और जो एलिमेंट्स है फ्रॉडुलेंट के, उसमें इंजरीज डिसेप्शन होना चाहिए कि जो उसने धोखा दिया उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चोट होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। चोट ऐसा मतलब नहीं कि आपने तलवार से वार कर दिया या आपने गोली मार दी, चोट का मतलब है कोई फाइनेंशियल चोट, इकोनॉमिक चोट, मॉनेटरी जो चोट है वो उसे लगनी चाहिए, लॉस होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई बार एक जो है मोहम्मद सईद खान का केस था, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। उसमें ये बताया गया था कि जहाँ पर इंटेंशन नहीं है किसी चीज़ को डिसीव करने की तो वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इंटेंशन इसमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बिना इंटेंशन के भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तहत किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो डिसेप्शन है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है फ्रॉडुलेंट का। और ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इसमें रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट, ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इन टर्म को थोड़ा अच्छे से आप डिस्कस कर लीजिए और इनको जो बार बार रिवाइज करते रहिए। जितना आप रिवाइज करेंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उतना ही वो आपके माइंड में क्रैम होता जाएगा। वो क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिक वो आपको लर्न होता जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो टर्म्स है फ्रॉडुलेंटली और वो जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार का सजेशंस हो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो और फर्दर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो आप जो है बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा फर्दर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो दोस्त आपके LLB LLM का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जूरिस्प्रूडेंस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लास के अंदर, या वो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्लेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई प्रैक्टिस कर रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए IPC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लॉ के एस्पायरेंट्स हैं। और कोरोना का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, अनलॉक 3 कर दिया गया है, कुछ हद तक छूट दे दी गई है। जितनी ये छूट दी गई है उतना ही हमारे लिए खतरा है, तो अपना बचाव रखिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और अपने हैंड वॉश बार बार करते रहिए। जितना आप अपना ध्यान रखेंगे उतना ही आप इस बीमारी से बच के रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।